मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हैं तो। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हैं तो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए, आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ कि देश के आज़ाद कराने में किन किन लोगों के संघर्ष, बलिदान, योगदान जितना भी करे कम है। उनके बारे में 2-4 लोग, 5 लोगों के बारे में थोड़ा मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट एक मेरा हौसला बढ़ाएगा। तो चलिए फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ उन 5 लोगों को, स्वतंत्रता सेनानी को, मुस्लिम फ्रीडम फाइटरों को, जो अपने आप को बहुत महान साबित किए और देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिए। तो मैं एक एक करके उनके बारे में, थोड़ा जीवनी के बारे में बताऊंगा। कैसे थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और कौन कौन सा सिचुएशन में उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा, क्या क्या बलिदान दिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मौलाना हजरत मोहानी के बारे में। उन कहाँ से थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़े, और उनके माता पिता भी उनके साथ कैसे दिए। तो चलिए तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मौलाना हजरत मोहानी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध उर्दू शायरी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। यानी कि मौलाना हजरत मोहानी भारत के उर्दू शायरी और पत्रकारिता भी करते थे। उनका वास्तविक नाम सैयद फजल उल हसन था। हसरत उनका तखलुश उपनाम था, माने कि हसरत उनका तखलुश उपनाम था। और मोहानी उनके जन्म स्थान मोहन था। यानी कि मोहानी उनका जन्म स्थान था, वो मोहन के रहने वाले मोहन था। उन्नाव उत्तर प्रदेश के कारण उनके नाम के साथ जुड़ा। यानी कि उन्नाव उत्तर प्रदेश जो है उनके कारण उनका नाम जुड़ा। उनका जन्म 1 जनवरी 1875 मोहन उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ। उनका पिता का नाम, वास्तविक नाम सैयद फजल उल हसन है, यानी कि वास्तविक नाम फजल उल हसन है। शिक्षा, यानी कि कहाँ से पढ़ाई किए, कितना पढ़ाई किए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तत्कालीन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में से पढ़ाई किए वो। यानी कि पढ़ाई उसने तत्कालीन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से किया। स्नातक की पढ़ाई की छात्र जीवन से ही वो अंग्रेज शासन के विरोध से सक्रिय हो गए। यानी पढ़ाई के बाद वो अंग्रेज के सक्रिय शासन के विरोध में हो गए, यानी अंग्रेजों के विरोध में हो गए। उनका योगदान क्या रहा? 1903 में उन्होंने उर्दू मुअल्लन नामक पत्रकारिता शुरू की, जिसमें अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया जाता था। मैंने कि अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरोध करते थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कई बार उन्होंने जेल भेजा, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने उनको कई बार जेल भेजे, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखे। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता
की मांग करने वाली शुरुआत नेताओं के में प्रमुख थे। यानी कि 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के हिंदुस्तान के स्वतंत्रता की कम मांग करने लगे। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया आज तक किसी ने नहीं बताता है। इनकलाब का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। देने का श्रेय दिया जाता है, इनकलाब का नारा का भी देने का श्रेय भी दिया जाता है। बाद में इन नारे को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। बाद में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने इस नारे को लोकप्रिय बना दिया। उर्दू के महान शायर थे, उनके उर्दू के महान शायर भी थे। प्रसिद्ध गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना उनके ही गजल है। आज भी बहुत लोकप्रिय उनकी रचनात्मक में प्रेम, आध्यात्मिक, देशभक्ति और समाज सेवी चेतन का सुंदर सम्मान मिलता है। यानी कि समाज सेवक के रूप में उनका चिंतन सम्मान भी मिलता है। राजनीतिकार विचार था उनका, और कैसे राजनीति करते थे। ये भारतीय स्वतंत्र और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थ थे। यानी कि भारतीय के हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रबल संबंध थे, और उन्होंने विभाजन का समर्थन नहीं किया और स्वतंत्र भारत में ही रहने का निर्णय लिया। स्वतंत्र भारत में भी रहने का निर्णय लिया। उनको अंग्रेजों ने कैसे सूली पर लटकाया, कैसे उनका निधन कर दिया, कब किया? 13 मई 1951 में लखनऊ उत्तर प्रदेश उनका निधन हो गया। लखनऊ के स्थान में, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते थे। मौलाना हजरत मोहानी के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी लेखक, शायरी और समाज से संघर्ष के माध्यम से भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे आज भी देशभक्त, क्रांतिकारी विचारों और उर्दू साहित्य के लिए याद रखे जाते हैं। यानी कि मौलाना हजरत मोहानी को आज भी याद रखते, लेकिन नए युग के लोगों को नहीं बताया जाता है। मुसलमान के नामों को, मुसलमान के जो है, ये भारत देश को आज़ाद करने में योगदान दिए, उनको छुपाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब बेगम हजरत महल के बारे में। वो झांसी के रानी के जैसी थी, महान महिला थी, जो क्या क्या बलिदान दी अंग्रेजों के खिलाफ, किन किन नीतियों से अंग्रेजों को हराया, और कैसे वो देश को आज़ादी दिलाने में शामिल हुई। बेगम हजरत महल का इतिहास। बेगम हजरत महल भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की महान वीरांगनाओं में से एक थी। 1857 में वीरांगनाओं में से महान एक थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी के संघर्ष किया अथवा लखनऊ की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि लखनऊ को रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनका जन्म लगभग 1820 में फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि फैजाबाद में हुआ, वर्तमान में अयोध्या उत्तर प्रदेश में रहने लगे। उनका प्राचीनतम नाम मोहम्मदीन खानम था। उनका प्राचीनतम नाम मोहम्मदीन खानम था। बाद में उनका विवाह हुआ वाजिद अली शाह से, जो अवध के अंतिम नवाब थे। यानी कि बाद में उनका विवाह वाहिद अली शाह से हुआ, जो अवध के अंतिम नवाब थे। विवाह के बाद उन्होंने बेगम हजरत महल की उपाधि मिली।
यानी कि विवाह के बाद उनको उपाधि मिली। 1857 की क्रांति में योगदान 1857 क्रांति में योगदान दिए और 1856 में अंग्रेजों की अवध पर कब्जा कर नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया। यानी कि 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ कब्जा करके नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया। 1857 में विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह मोर्चा भी संभाला। उन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का शासन घोषित किया। अपने पुत्र को ब्रिजेश कादिर को अवध का शासन घोषित किया और स्वयं शासन का नेतृत्व किया। स्वयं शासन के भी नेतृत्व भी किए। उन्होंने सैनिकों का जनता के संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध कई लड़ाई लड़ी। उनका नेतृत्व साहस, रणनीति और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सैनिकों के साथ मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी। उनको राजनीतिक कार देशभक्त भी कहा जाता है। और उनका संघर्ष का निर्माण अंग्रेजों के बड़ी सेना का अनंत कारण अंततः लखनऊ पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। लखनऊ में उनका निमंत्रण समाप्त हो गया। उनके बाद नेपाल चली गई। नेपाल में उन्होंने शरण ली और उन्हें अपनी शेष जीवन बिताया। यानी कि नेपाल में वो अपने शेष जीवन बिताया। उनका निधन हो गया। यानी अंग्रेजों ने लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया। 7 अप्रैल 1979 को काठमांडू में हुआ उनका निधन। 7 अप्रैल 1989 को काठमांडू में हो गया। उसके बाद मकबरा उनका काठमांडू में स्थित है। उनका मकबरा भी काठमांडू में स्थित है। भारत सरकार ने अपने सम्मान में डाक टिकट जारी किया। यानी कि भारत सम्मान उनके सम्मान में डाक टिकट जारी। लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। लखनऊ में भी बेगम हजरत महल पार्क के नाम भी रखा गया है। उनके भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी में गिना जाता है। उनके भारत में स्वतंत्रता सेनानी के नाम में गिना जाता है। बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1857 की क्रांति में उनका योगदान भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। आज भी सहज नेतृत्व और बलिदान की प्रेरणा है। यानी कि बेगम हजरत महल की आज भी उनकी बलिदान लोग भूल चुके हैं। तो नए युग के लोग उनको भूल चुके हैं। नहीं पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, बताए भी नहीं जाते हैं, इसलिए लोग भूलते जा रहे हैं। मुस्लिम और देश में अभी के डेट में देश में मुस्लिम से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि बुजुर्गों ने पुराने ने देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से बहुत लड़ाई लड़ी, कितना बलिदान दे दिया। उनमें से एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी है। चलिए उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितना भी करूँगा उन लोग के स्वतंत्रता सेनानी के नाम, मुस्लिम फाइटरों के नाम उतना ही कम ही है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, पत्रकार, लेखक और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। यानी कि पत्रकार के साथ साथ स्वतंत्र शिक्षा मंत्री भी थे, पहले शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने देश की आज़ादी और आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। यानी कि आज़ादी के बाद आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य के निर्माण में योगदान भी दिए। उनका नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, यानी कि पूरा नाम उनका है अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद है।
11 नवंबर 1888 मक्का अरब सऊदी अरब में उनका जन्म हुआ है। उनका पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन, माता का नाम आलिया बेगम था। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार कोलकाता आ गया, यानी कि कुछ वर्षों बाद मक्का शहर से कोलकाता में आ गए, जहां उनकी शिक्षा हुई। वे अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के विद्वान बने, यानी कि कई भाषाओं के विद्वान बन गए, यानी कि कोलकाता में आ गए, कोलकाता में आके पढ़ाई किए और कई भाषा के विद्वान भी बन गए। पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम में कम उम्र में ही उन्होंने लेखक और पत्रकारिता शुरू कर दी, यानी कि कम उम्र से वो पत्रकारिता और लिखना भी शुरू कर दिए। 1920 में उन्होंने उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल निकाला, जिसने अंग्रेजी शासन की खुलकर आलोचना की। 1912 में भी उर्दू साप्ताहिक किताब निकाले थे अल हिलाल, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चालू कर दिए, खुलकर आलोचना किए। बाद में उन्होंने अल बलाग नामक पत्र भी प्रकाशित किया, माने कि बाद में अल बलाग नामक पत्रकार भी प्रकाशित किया। अंग्रेज सरकार ने उनके अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें कई बार जेल भेजी, यानी कि अंग्रेज सरकार ने उनकी अखबारों पर कई बार प्रतिबंध भी लगा दी और जेल भी भेज दी, फिर भी वो नहीं रुके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका 1920 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। 1920 में जो कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल हो गए। 1923 में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने, यानी कि 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बन गए। 1940 से लेकर 1946 तक फिर कांग्रेस अध्यक्ष रहे, यानी कि 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत जोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी गांधी जी के साथ उनका भारत जोड़ो यात्रा में पूरा योगदान दिए। देश के विभिन्न पर विभाजन पर विचार मौलाना दिए, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर भी हम लोग उन लोगों को भूल गए हैं। कैसे हम लोग उनको बलिदान को भूल सकते हैं? ये आज हम लोग को याद करना जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला, हमारा देश आजाद हुआ कई साल हो गया, फिर भी हम उन लोगों को भूल गए, हम लोग याद नहीं करते हैं। तो बारी हम लोग की है उनके बलिदानों को याद करने की। और बात करते हैं एक और महान शख्सियत को। अशरफ उल्लाह खान भारत के महान क्रांतिकारी और अमर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से एक और महान शख्सियत है जो मुस्लिम फाइटर फ्रीडम है, जो मुस्लिम ने अपने देश के लिए इतना बलिदान दिए। उनमें से एक और नाम जुड़ता है जिनका नाम है अशरफ उल्लाह खान का। भारत के महान क्रांतिकारी और अमर स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि भारत के महान क्रांतिकारी और अमर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन निछावर कर दी। सोच सकते हैं, यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन अंग्रेजों के साथ निछावर कर दिया। उनका जीवन सहज, देशभक्त और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेरणादायक उदाहरण है। उनका जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणादायक उदाहरण है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एक करके लेकर चलने का उदाहरण है। अशरफ उल्लाह खान की पूरी कहानी आवश्यकता। अशरफ उल्लाह खान का जन्म, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में हुआ था उनका जन्म, यानी कि 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहांपुर में यूपी उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खान था। उनका पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खान का, जो इतने महान क्रांतिकारी को जन्म दिया। बचपन से ही वो विद्वान, सहिष्णु और देशभक्त
थे, माने बचपन से ही वो विद्वान थे और साहित्य भी थे, देशभक्त, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लड़ते थे। उन्होंने उर्दू शायरी का भी शौक था, उनका उर्दू शायरी के भी शौक था और वे हसरत उपनाम से शायरी लिखते थे, यानी कि शायरी वो जो लिखते थे हसरत के नाम से लिखते थे। जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लहर उठी, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लहर उठी, तब अशरफ उल्लाह खान भी उससे बहुत प्रभावित हुए। यानी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का माहौल बना, यानी कि उशाहत हुई, तो उनका भी वो भी बहुत प्रभावित थे कि अंग्रेजों के खिलाफ मैं लड़ूं, अपने देश को आज़ाद दिलाऊं। उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ला से हुई। यानी कि जब वो लड़ाई लड़ना चाहे अंग्रेजों के खिलाफ, तो महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। दोनों की गहरी मित्र हो गई, माने कि मिले, तो मिलने के बाद वो दोनों की गहरी मित्रता हो गई। उन्हें मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम शुरू कर दिया, यानी कि आज देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चालू कर दिया। उनकी दोस्ती और आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती, उनकी दोस्ती आज भी हिंदू मुस्लिम की मिसाल मानी जाती है। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े, यानी कि सन 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से HRA से मतलब जुड़ गए। संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, यानी कि संगठन को चलाने के लिए, माने कि देश को आज़ादी और लोगों के गतिविधि करने के लिए थोड़ा धन की भी जरूरत थी। इसी के कारण 9 अगस्त आवश्यकता थी। इसके कारण 9 अगस्त 1925 को उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रसिद्ध काकोरी कांड को अंजाम दिया। यानी कि 9 अगस्त 1925 को साथियों के साथ मिलकर काकोरी कांड जो हुआ अंजाम दिया, जिसमें सरकारी खजाना ले जा रहे थे ट्रेन में, यानी कि सरकारी खजाना ट्रेन में अंग्रेजों ने ले जा रहे थे, लूट लिया गया। उनका उद्देश्य निजी लाभ नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था। यानी कि जब ट्रेन में ले जा रहे थे तो लूट लिया, और उनका निजी नहीं था, वो पब्लिक के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था, इसके लिए वो लूटे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी की तलाश तेज कर दी। यानी काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी की तलाश कर दी। अशरफ उल्लाह खान समय तक गिरफ्तार रहे, कुछ समय तक गिरफ्तार से बचते रहे, यानी कि गिरफ्तारी से कुछ समय तक बचते रहे, यानी कि गिरफ्तार ना हो इसीलिए वो छुपते रहे, अंग्रेजों से गिरफ्तारी ना हो। लेकिन बाद में दिल्ली के एक परिचित की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माने बाद में दिल्ली में परिचित हुआ कि सूचना मिला कि वो दिल्ली में है, इसके लिए अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद उनकी मुकदमा भी चलाई अंग्रेज ने, उसके बाद फांसी की सजा भी सुना दी। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि फांसी अंग्रेजों ने 19 दिसंबर 1927 को ही फैजाबाद में अंग्रेजों ने फांसी को जेल में ही फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु केवल 27 वर्ष थी, यानी कि वो 27 वर्ष के ही थे, 27 साल के ही थे उस समय। उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु भूमि के लिए अपने प्राण को बलिदान दे दिया। यानी कि हंसते हंसते कोई संकोच नहीं की अपने देश को बचाने के लिए, अपने पूरा भारत को आजाद दिलाने के लिए वो हंसते हंसते जान दे दिए। उसी दिन उनके साथ प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह और राजेंद्र लोहरी को भी अलग अलग अंग्रेजों में फांसी दे दी गई। अलग अलग लहरी में भी फांसी दे दी गई।
रोशन सिंह और राजेंद्र लोहरी को भी अलग अलग जेलों में फांसी दे दी गई। मैंने उनको फांसी देने के बाद उनके दोस्तों को, जो उनके साथ क्रांतिकारी थे, उन लोगों को भी अलग अलग जगहों पर फांसी अंग्रेजों ने दे दिया। अशफाक उल्लाह खान का संदेश, अशफाक उल्लाह का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति, साहस, त्याग और सभी धर्मों के बीच भाईचारा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यानी कि उनका संदेश यही है कि सब एकजुट को मिलकर रहें और देश को आगे बढ़ाएं। इसी वही प्रतीक है, शक्ति है। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में सदा अमर रहे। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर रहे उनका योगदान। आज भी हम लोग भूल चुके हैं, हम लोगों को याद दिलाने की जरूरत है, याद करने को, उन लोगों को याद करने की जरूरत है जो हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे देश के लिए आज़ाद कराने में योगदान दिए, बलिदान दिए, साहस किए। इतना अंग्रेजों के जुल्म सहने के बाद देश को आज़ाद कराए, अपने साहस को नहीं खोए, मजबूती से, ताकत से, विचारों से, जिस तरह हो के उस तरह से अंग्रेज के खिलाफ हमारे मुस्लिमों ने, पूर्वजों ने अंग्रेज से लड़के हमारे देश को आज़ादी दिलाए। अब बारी हम लोग की है, उनको बलिदानों को याद करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए ज़्यादा देर तक बात नहीं करूँगा। बस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।